जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एमसीक्यू देखेंगे। आपका कोर्स टाइटल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका यूनिट फर्स्ट का हमने आपको करा दिया गया है। आपका एग्ज़ाम 23 को है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टाइम पे है, तो आपकी क्लासेस बताई गई हैं कि कल तक कंप्लीट करा दी जाएंगी। आज अभी आपको 2 क्लासेस मिल जाएंगी और कल सुबह आपको 2 क्लासेस मिल जाएंगी, जिसको आप करते रहिए और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। क्लासेस को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनका भी लाभ हो सके। और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर नोट्स से आप रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ से क्लासेस देख लीजिए, वहाँ से नोट्स लेके आप रिवीजन कर लीजिए। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न यूनिट सेकंड का क्या है। यूनिट सेकंड का हमारा सिलेबस है ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन संरचना, शक्तियाँ और नेतृत्व के उभरते प्रतिरूप के विषय में हमें प्रश्न देखने हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। हमने यूनिट फर्स्ट में 40 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लिए थे। 41वां यूनिट सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनने वाली प्राथमिक कार्यकारी संस्था कौन सी है। तो वह संस्था जो है ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर वार्ड पंचों और सरपंच प्रधान से मिलकर बनने वाली कार्यकारी संस्था है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी जाती है। आपको बताया गया है कि यह व्याख्या के साथ आपको नोट्स दिया जा रहा है, जिससे आपके अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 42वां प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है, जो ग्राम और जिला के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो वह है पंचायत समिति। अगला प्रश्न हम 43 नंबर देखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण स्वशासन का सबसे शीर्ष या तृतीय स्तर कौन सा है। तो वह जो है जिला परिषद है, जो कि शीर्ष और तृतीय स्तर होता है। जिला परिषद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और पर्यवेक्षण करने वाली सबसे शीर्ष संस्था जो है वह होती है। 44वां प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, बैठकों का रिकॉर्ड रखने और सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शासकीय रूप से नियुक्त अधिकारी कौन है। तो वह ग्राम पंचायत सचिव होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे श्रेष्ठ और जमीनी उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो वह है ग्राम सखा सभा, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे श्रेष्ठ और जमीनी उदाहरण जो है प्रस्तुत करती है। ग्राम सभा में गांव के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं, जो सीधे निर्णयों और बजट की समीक्षा में भाग लेते हैं। अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल आधार है। 46वां प्रश्न है शहरी स्थानीय स्वशासन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत बड़े महानगरों और औद्योगिक शहरों के नागरिक प्रशासन के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। तो वह जो है नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है गठन किया गया है। अत्यधिक जनसंख्या और बड़े राजस्व वाले महानगरीय क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं प्रदान करने हेतु नगर निगम की स्थापना जो है वह की जाती है। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर है नगर निगम के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। उन्हें महापौर या मेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न 48 नंबर नगर निगम के दैनिक प्रशासनिक कार्यों और नियंत्रण के लिए नियुक्त राज्य सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो उन्हें नगर आयुक्त कहा जाता है। नगर निगम का जो वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आईएएस के हाथ में होता है, जिसे नगर आयुक्त कहते हैं। 49वां प्रश्न है छोटे शहरी क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन का प्रबंधन करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है। नगर पालिका परिषद कहा जाता है। 50वां प्रश्न है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे संक्रमणकालीन में किस शहरी स्थानीय संस्था का गठन किया जाता है। तो वह नगर पंचायत का गठन किया जाता है। देखिए जो आपका 23 को एग्ज़ाम होगा या आप किसी अलग यूनिवर्सिटी में हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप क्वेश्चन पेपर अवश्य भेज दिया करिए, जिससे उसका सॉल्यूशन करा दिया जाए। जैसे पेपर फर्स्ट का जब पेपर हुआ तो एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा पीडीएफ बनाकर भेज दिया, तो उसको मैंने सॉल्व किया और उसका आपको सॉल्यूशन आंसर की प्रोवाइड किया था, जो कि आपने देखा
और कमेंट भी करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे उसमें आए हुए हैं। तो इससे आपका मूल्यांकन हो जाता है। तो अपना क्वेश्चन पेपर अवश्य जो है भेज दिया करिए। एक जो ऐप है DOC स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, उसको डाउनलोड कर लेंगे, एक एक पेज करके स्कैन करके आप PDF बनाकर उसे भेज सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है, सैन्य प्रतिष्ठानों और छावनी क्षेत्रों के नागरिक प्रशासन के लिए गठित होने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे छावनी बोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो है वह छावनी स्टेशन का कमांडिंग सैन्य अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारत के पहले नगर निगम की स्थापना वर्ष 1687 में किस स्थान पर की गई थी? तो यह मद्रास में की गई थी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है? तो वह 3 लाख या अधिक जो है वार्ड समिति जो है जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं में वार्ड समिति का गठन अनिवार्य है। अगला प्रश्न 55 नंबर है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की विकास योजना को एकीकृत करने के लिए जिला स्तर पर किस संवैधानिक समिति का गठन किया जाता है? तो वह जिला योजना समिति होती है जिसका गठन किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, जिला योजना समिति के कम से कम कितने सदस्यों का चुनाव जिले की ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो यह 4/5 या 80% जो है इसमें सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, महानगरीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए किस संवैधानिक समिति का गठन जो है अनिवार्य हो गया है? तो महानगर योजना समिति का। अगला प्रश्न है 58 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में नेतृत्व के उभरते प्रतिरूप के तहत कौन सा प्रमुख बदलाव हाल के वर्षों में देखा गया है? तो हाल के वर्षों में जो है वह नवशिक्षित युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के नेतृत्व का उभार जो है देखा गया है। अगला प्रश्न 59 नंबर, किस समाजशास्त्री ने भारतीय ग्रामीण समाज में प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा दी थी जो पारंपरिक ग्रामीण नेतृत्व को नियंत्रित करती है? तो वह है MN श्रीनिवास। अगला प्रश्न है 60 नंबर, हरियाणा पंचायती राज जो अधिनियम है 2015 ने ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिरूप पर क्या प्रभाव डाला हुआ था? उसमें उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की हुई थी। अगला प्रश्न 61 नंबर, पंचायती राज में महिलाओं को मिले 33% या 50% आरक्षण के बावजूद व्यवहारिक रूप से किस प्रकार के जो है छद्म नेतृत्व की चुनौती उभरी हुई है? तो उसमें सरपंच पति या पुरुष रिश्तों द्वारा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाए है। जैसे कि कोई लड़की या महिला जो है जीत रही है पंचायत के चुनाव में ही आप देख रहे हैं, तो प्रधान तो वो है लेकिन प्रधानी कौन कर रहा है? मतलब सभी जो उसकी शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग उसका या तो पिता कर रहा है या तो उसका पति कर रहा है। 62वां प्रश्न है, ग्रामीण नेतृत्व के संदर्भ में हुए शोध दर्शाते हैं कि नवनिर्वाचित युवा जनप्रतिनिधियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो उनकी जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका सबसे मुख्य विशेषता है कि वे सरकारी योजनाओं और डिजिटल तकनीकों के प्रति अधिक संवेदनशील और सजग होते हैं। अगला प्रश्न 63 नंबर है, पारंपरिक ग्रामीण भारत में जातियों के आंतरिक विवादों और सामाजिक नियमों को संचालित करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जाति पंचायत कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति का हस्तांतरण किस वर्ग की ओर अधिक हुआ है? तो समाज के पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की ओर अधिक हुआ है। 65 नंबर प्रश्न है, नगर पालिकाओं के वार्ड पार्षदों का प्रत्यक्ष चुनाव किस प्रकार शहरी राजनीति को प्रभावित करता है? तो यह जो है स्थानीय स्तर पर सीधी राजनीतिक जवाबदेही और दलीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। 66 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा की साधारण या विशेष बैठकें बुलाने का प्राथमिक विधिक उत्तरदायित्व किसका है? तो यह जो है ग्राम पंचायत प्रधान या सरपंच का है। 67 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो इसमें कम से कम 2 बैठकें खरीफ और रबी फसलों के बाद होना अनिवार्य है। 68 नंबर प्रश्न है, नगर निगम की कौन सी समिति वित्तीय निर्णयों और नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक समिति मानी जाती है? तो वह जो है अस्थायी समिति है। 69 नंबर प्रश्न है,
ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में वित्तीय शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। 70 नंबर प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO होता है, कौन होता है? जो प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है तो वह जो है खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO होता है। अगला प्रश्न 71 नंबर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्राथमिक विधिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या है? तो इसका प्राथमिक निहितार्थ जो है शासन की शक्तियों और निर्णय लेने के अधिकारों को स्थानीय निकायों और जनता को सौंपना है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 11वीं अनुसूची के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य विकासात्मक कार्यों में शामिल है? तो वह पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा है। अगला प्रश्न 73 नंबर, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व के विकास में सबसे बड़ी व्यवहारिक बाधा किसे माना जाता है? प्रशिक्षण का अभाव, निरक्षरता और स्थानीय गुटबाजी है। 74 नंबर प्रश्न, नगरपालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों को सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पार्षद या वार्ड सदस्य के नाम से संबोधित किया जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, जिला परिषद का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति सामान्यतः किस संवर्ग से की जाती है? तो वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या वरिष्ठ राज्य सिविल सेवा द्वारा की जाती है। 76 नंबर प्रश्न, विकास खंड स्तर पर गठित पंचायत समिति का मुख्य राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो ब्लॉक प्रमुख या प्रधान होता है। 77 नंबर प्रश्न है, लोकल गवर्नेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टल का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? जिससे कि पंचायतों का नियोजन, लेखांकन और वित्तीय लेन देन को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, नगर निगमों के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या का निर्धारण सामान्यतः राज्य कानूनों द्वारा कितना किया जाता है? तो यह 5 लाख या अधिक किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, छावनी बोर्ड के कुल सदस्यों में से निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का अनुपात क्या होता है? तो इनका अनुपात जो है यह आधा निर्वाचित और आधा मनोनीत पदेन सदस्यों का मिश्रण होता है। अंतिम प्रश्न आपका है 80 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण का प्रावधान करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं? तो अब बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इसमें शामिल हैं। यद्यपि संविधान में कम से कम 33% आरक्षण की गारंटी देता है, परंतु बिहार सर्वप्रथम 2006 में और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस प्रकार से यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके ख़त्म होते हैं। यूनिट 3 की वीडियो आपको जल्द ही आ जाएगी और आप चैनल पर बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।